हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। यस, चैप्टर में थोड़ा सा चेंज है। फिजिक्स में हम लोगों ने ऐसा सोचा कि यार क्यों ना एक काम किया जाए, जो चैप्टर जेईई मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही भाई साहब श्योर है कि भाई साहब क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, क्वेश्चन आने ही आने हैं और वहां से जो सवाल आएंगे वो बनने ही बनने हैं। ठीक, तो ऐसे चैप्टर्स, और जो कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी है, बाकी चैप्टर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्यों ना ऐसे चैप्टर्स को पहले किया जाए। तो चीट सीरीज में इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीक्वेंसिंग बनाई है, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने वो वाले चैप्टर्स लिए हैं, उन चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिनसे सवाल श्योर है कि भाई साहब पक्का आना ही आना है। ठीक, और सवाल आना ही आना और बनना ही बनना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब आ रहा है सवाल बन नहीं रहा है, नहीं भैया, सवाल बनेगा भी और आएगा भी। तो ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में रखा है। तो जो हमारी एनसीईआरटी वाली सीक्वेंसिंग थी कि पहले भाई साहब हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें, फ्रिक्शन के बारे में बात करें, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने अब पहले वो वाले चैप्टर ले लिए हैं जो उन चैप्टर से शॉर्ट है कि भाई साहब क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। और ये चैप्टर अक्सर इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब पैराशूट लैंडिंग भी जब चाहे तब इनको इसको पढ़ सकती है, इनको कवर कर सकती है। और यार जाहिर सी बात है यार, कोई सी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टार्टिंग का 50% होता है, ठीक है, स्टार्टिंग का 50% जो होता है उसमें हम लोग ज्यादा डेडिकेटली नहीं, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ हम लोग वहां पर पढ़ाई करते हैं। सीधी सी बात है। तो अब आई होप आप सब लोग का रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा। अब काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो। आई थिंक हर टेस्ट में आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा। तो क्यों इसको बार बार यहां से स्टार्ट, अब क्योंकि कुछ दिन के बाद तो जेईई मेंस है ना, 20 दिन के बाद, तो आप फिर से वही पढ़ो, फिर से आप मतलब उसी में उतना टाइम लगाओ। तो उससे बेटर है कि अब आप ऐसे चैप्टर को पकड़ो जो कि इंडिपेंडेंट है, जहां से सवाल आते हैं, जहां से सवाल बनते हैं, और जहां पर आपका प्रॉपर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं चैप्टर का नाम ले लेता हूं, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ठीक, ये चैप्टर्स ऐसे हैं, वो उसी सीक्वेंस में मैं यहां पर आपके सामने चीट सीरीज लेके आता रहूंगा। तो आई थिंक आप लोग उसी सीक्वेंस में आपको अपना रिवीजन करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आई थिंक आपकी जो है प्रिपरेशन और आउटपुट जो है एफिशिएंसी का, वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग केटीजी अलग और थर्मोडायनेमिक्स अलग नहीं पढ़ते, हम लोग एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, इसका नाम है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केटीजी में आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो फॉर्मूलेस आप बहुत अच्छे से आप कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आता था VRMS, जो कि होता था अंडर रूट ART/m। फिर आता था V एवरेज, जिसको एवरेज स्पीड बोला करते थे, अंडर रूट 8/π RT/m। और फिर उसके बाद आता था आपका B मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसकी वैल्यू होती थी अंडर रूट 2 RT/m। इसमें आप ये भी देख लीजिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, याद रखने का तरीका होता है RAM, राम जी, श्री राम जी, RAM, R बोले तो RMS, M बोले तो आपकी जो मीन स्पीड है, और A बोले तो एवरेज स्पीड, और M बोले तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, RAM, R बोले तो RMS, A बोले तो एवरेज, M बोले तो मीस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस ऑर्डर में क्या होता है, ये आपकी जो स्पीड है ये आपकी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर आप टेम्परेचर को 4 गुना कर दोगे तो ये सारी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी भाई साहब, 2 गुना हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को 16 गुना कर दोगे तो सारी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी मेरे भाई, ये 4 गुना हो जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिखना, डिग्री सेल्सियस में लिखकर सवाल मत निपटा देना भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट। उसके बाद अब कुछ फॉर्मुलेस हैं केटी थर्मोडायनेमिक्स जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ के रब कोई भी लिख के प्रैक्टिस करके जाइएगा। जैसे वॉक डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी होता है, ये वॉक डन बाय द गैस होता है। वॉक डन बाय गैस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी, जहां पर पी होता है प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है भाई साहब, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉक डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वॉक डन बाय गैस नेगेटिव होगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला NFR डेल्टा T/2, या यू का फॉर्मूला, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, वो होता है NFR T/2। तो उसी से आप डेल्टा यू लिख सकते हो NFR डेल्टा T/2। याद रखने का तरीका, डेल्टा यू बराबर नफरत बटे 2, और यहां पर जो डेल्टा यू है वो प्रोपोर्शनल होता है, केवल और केवल डिपेंडेंट होता है किस पर, टेम्परेचर पे। ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है भाई साहब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या है, या टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, खत्म कहानी। अगर इसका अगर मान के चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं सबको समराइज कर देता हूं भैया। वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घट रहा है मतलब गैस कंप्रेस, एक तरीके आप उसको कंप्रेस कर रहे हो और कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा यू और हाँ, डेल्टा यू का लेना देना केवल और केवल टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव। डेल्टा यू का केवल और केवल टेम्परेचर लेना देना, बाकी हमें प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा यू हो गया, डेल्टा डब्ल्यू हो गया, इसको डेल्टा डब्ल्यू भी बोल देते हैं वर्क डन बाय गैस को। अब इसके बाद आपका
होता था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की। यहां पे डेल्टा क्यू के साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम को, अगर गैस को ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा आ रही है, कोई चीज आती है, अगर जाहिर सी बात है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी का एहसास होता है, तो इसका मतलब वहां पर साइन हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा क्यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ऊष्मा छोड़ के जा रही है, सिस्टम को छोड़ के जा रही है, सराउंडिंग की तरफ जा रही है, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम या हीट इज एब्जॉर्बिंग बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, सराउंडिंग सिस्टम से ऊष्मा छीन रहा है, तो कुल मिला के आप ये देखिएगा कि ऊष्मा सिस्टम से जा रही है या नहीं। अगर सिस्टम को ऊष्मा मिल रही है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर सिस्टम को ऊष्मा छोड़ के जा रही है, कुछ छोड़ के जाता है तो भाई साहब जाहिर सी बात है निगेटिविटी का एहसास होता है, तो डेल्टा क्यू इज निगेटिव। इन शॉर्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का साइन आप कैसे पता करोगे? ऊष्मा अगर आ रही है, गैस को ऊष्मा मिल रही है, सिस्टम को ऊष्मा मिल रही है, तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, और ऊष्मा अगर जा रही है तो डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। वर्क डन का साइन कैसे पता करोगे? वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। और टेम्परेचर, और डेल्टा यू का साइन कैसे पता करोगे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव। उसके बाद क्योंकि मैंने वर्क डन बाय गैस बोला, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी, तो इसका मतलब पीबी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपको यहां पे क्या दे देगा? वर्क डन बाय द गैस दे देगा। इस पे एक बार क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस में को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूं आपको, स्पेशली फॉर द वर्क डन बाय द गैस। अगर आप बात करोगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस को वर्क डन बाय गैस होता है पी डेल्टा बी या एनआर डेल्टा टी। बिल्कुल आप कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय गैस 0 हो जाता है। और तीसरा आइसोथर्मल में फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय गैस का एनआरटी ln P2 by V1 या एनआरटी ln P1 by P2। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से रफ कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, स्पेशली याद रखने वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक आइसोबैरिक वाला है। आइसोबैरिक का मतलब सर वर्क डन बाय गैस बराबर एनआर डेल्टा टी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी फॉर्मूले जो पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो फॉर्मूले आप इसी को याद करके आसानी से याद कर सकते हो। क्या सर? एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस होता है एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। एनआर डेल्टा टी तो आइसोबैरिक में था ही, उसको तू 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दे, तेरा जो है एक तरीके से एडियाबैटिक का तेरा वर्क डन बाय गैस निकल के आ जाएगा। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है पीबी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, तो कुछ नहीं करना, बस गामा की जगह एक्स पुट कर दीजिएगा, वहां पे आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकल के आ जाएगा। कितना? एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। ये सारे वर्क डन आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला आपको क्लियर है, तो इसका मतलब आप किसी भी प्रोसेस के लिए अब आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हो। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं एक बार डेल्टा यू फिर से बताता हूं, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। इसमें एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई साहब। मोनोटोमिक के लिए 3 होगा, डायटोमिक के लिए 5 होगा, और ट्राइटोमिक के लिए अगर लीनियर है तो 5 होगा। सॉरी, मैंने एक बार हाँ बिल्कुल सही बोला, अगर ट्राइएटोमिक है, अगर लीनियर है तो 5 होगा, नॉन लीनियर है तो 6 हो जाएगा। एक बार की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी प्रकार हमने यहां पर एक टर्म डिफाइन किया था, इसको बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता था सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक अगर आप बात करोगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, आइसोथर्मल की उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, और आइसो कोरिक के लिए सी की वैल्यू हम सीबी बोलते थे, जिसकी वैल्यू निकल आती थी एफ आर बाई 2, और आइसोबैरिक के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू सीपी आ जाया करती है, इसको बोलते थे एफ आर बाई 2 प्लस आर। ठीक, तो यहीं से आपके सामने एक फॉर्मूला आता था, एक होता था सीबी जिसको बोलते थे एफ आर बाई 2, एक आता था सीपी जिसको बोलते थे सीबी प्लस आर। तो एक बार रफ कॉपी पे लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप सपोज रेशियो के बारे में बात करोगे तो सीपी बाई सीबी को हम लोग बोला करते थे गामा। इस पे भी सवाल बेटा पूछा गया, कई बार पूछा गया है क्या कि भाई साहब किसी भी प्रोसेस के लिए सीबी पूछ लेगा, सीबी पूछ लेगा, रेशियो पूछ सकता है, गामा पूछ सकता है, मिक्सर के लिए पूछ लेगा। मिक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्सर का फॉर्मूला आपको रिवाइज कराया था, उस पर कम से कम 4-5 सवाल पूछे गए पिछले 5-6 सालों में। कौन कौन से? बोले सर 2 मोल ऑफ हीलियम को और 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को मिला दिया है, तो बता दो गामा ऑफ मिक्सर कितना होगा। तो इसमें आप सबसे पहले सीपी मिक्सर का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सीपी मिक्सर या सीबी मिक्सर, इन दोनों का फॉर्मूला बहुत ही प्यारा है। सीबी मिक्सर अगर आपसे बोला जाए तो N1 CB1 प्लस N2 CB2 प्लस N3 CB3 जितनी भी गैस है बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर 2 गैस है तो NB CB1 प्लस N2 CB2 बटे N1 प्लस N2। और अगर आपसे सीपी मिक्सर पूछा जाता तो आप बोलते N1 CP1 प्लस N2 CP2 बटे N1 प्लस N2। और आप सीपी मिक्सर बराबर सीबी मिक्सर प्लस आर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहां पर गामा हो जाएगा N सीपी मिक्सर बटे N सीबी मिक्सर। प्लीज गामा मिक्सर N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 N3 गामा टी बटे N1 प्लस N2 मत कर देना। गामा मिक्सर होता है यहां पर सीपी मिक्सर बटे सीबी मिक्सर।
ठीक है भाई सब, ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सबके सी निकालना सीख लीजिएगा। पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए सी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पॉलीटॉपिक प्रोसेस के सी होता है कितना, सी बराबर सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, पीबी की पावर एक्स बराबर कौन सी पॉलीटॉपिक प्रोसेस होती है, आप चुपचाप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सी वहां से आपका निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। इसके बाद एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस में सबसे मजेदार बात होता है कि भाई साहब डेल्टा यू 0 होता है, तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहां पर जब डेल्टा यू आपका 0 हो गया तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस जो भी होगी वो डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगी। इसमें भी सवाल आप जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सवाल जरूर कीजिएगा, जिसमें आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे कि यहां से यहां तक गए तो इतनी हीट दी, तो इतना टेंपरेचर बढ़ा, यहां से यहां गए तो भाई साहब वर्क डन बाय गैस इतना हुआ, तो बताओ इस जगह से इस जगह जाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, सवाल करने का तरीका ये होता है भाई साहब जो गिवन है उसको लिख लो, तू लिख ले उसको, जैसे तू लिखेगा तुझे अपना पता चल जाएगा और कि भाई साहब डाटा क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। और ध्यान देने वाली बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साइक्लिक प्रोसेस में कभी मत हिचकना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हुए, क्योंकि वहां पे डेल्टा यू वाला टर्म 0 हो जाता है, तो काफी सवाल तुम्हारे वहीं से ही बन जाएंगे। हाँ, किसी सिंगल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हो। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भी थी कि सपोज मैं ऐसा बोलूं पीबी ग्राफ है और साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर सपोज वो एरो अगर क्लॉकवाइज होता था वर्क डन बाय गैस हमारा पॉजिटिव आता था, एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज होता था वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आता था, लेकिन ये तभी लगाना है जब पीबी ग्राफ दे रखा हो। अगर वीटी ग्राफ दे रखा हो तो आपको इंडिविजुअली जाके आपको सॉल्व करना है। तो बस ये नहीं, जो जितना मैंने बताया है इन्हीं पे भी जितने क्वेश्चंस आए हैं बेटा, खूब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, भर भर के सवाल ट्राई करो। जितने ज्यादा आप सवाल लगाओगे उतने ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको बहुत ही फेमिलियर दिखेंगे। समझना मेरी बात, पिछले 3 साल के जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं आप उनको भर भर के लगाओ, भर भर के लगाओ। कोई सवाल आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे तो कोई बात नहीं, उसको देख लो किस तरीके से हो रहा है। अब जो वक्त है बेटा, वक्त वही रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, और जो पॉइंट्स मैंने यहां पर बोले उन पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान देना है। कार्नोट इंजन हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल जे मींस के लिए, लेकिन फिर भी आप उसका फॉर्मूला याद करके जरूर जाना। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद कर लेना भैया, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2/T1 या 1 माइनस T2/Q1। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो T2 T1 क्या है तो आप सीधा याद रखना भैया एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T छोटा बटे T बड़ा, खत्म कहानी। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इस साल उस सिलेबस में नहीं है, तो यार एक फॉर्मूला ही तो है ना, पढ़ के चला जाओ, पता नहीं साला कब काम आ जाए। तो इतना आपको पढ़ के जाना है एक बार। और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस 0 होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। आज तक कभी सवाल आया नहीं है, लेकिन कभी भी सवाल आ सकता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कम से कम मुझे लग रहा है 5-6 मिनट में आपका थर्मोडायनामिक्स अप्रोक्सीमेटली आपको रिवाइज भी करा दिया है, आपको बता भी दिया क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, एक बात और बेटा, बल्क मॉडुलस जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है प्रेशर के बराबर, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी के बराबर। इस पे भी सवाल आए हुए हैं, एक बार इस पे भी जितने भी सवाल पीवाई के आए हैं वो एक बार देख लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दूसरे चैप्टर के साथ। वो चैप्टर में अक्सर मैं वही लूंगा स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमारे इंडिपेंडेंट है और जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और रिवीजन के लिए आई विश आप लोगों को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये नहीं कि काइनेमेटिक्स लेके बैठ गए हो फिर से काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो रिवीजन में बस केवल, नहीं बेटा, अब उन चैप्टर को सबसे पहले पिक करो जो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आने की गारंटी श्योर शॉट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।